नमस्कार दोस्तों। कुछ रिश्ते तस्वीरों में मुस्कुराते रह जाते हैं और कुछ सच अदालतों में चीखते रह जाते हैं। कभी जिस घर में दुल्हन बनकर कदम रखा था, क्या पता था वही घर उसकी आखिरी मंजिल बन जाएगा। एक लड़की जो अपनी शादी की तस्वीरों में मुस्कुरा रही थी, जिसके सपने थे कि जिसकी नई जिंदगी की शुरू हुई है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसकी मौत की खबर ने पूरे देश में आग लगा दी। जी हाँ, और अब सीबीआई की एंट्री, रिटायर्ड जज सास की गिरफ्तारी, पति फरार, एंटीसिपेटरी बेल, डबल पोस्टमार्टम के निशान, व्हाट्सएप चैट्स, फोन कॉल्स, प्रेगनेंसी, कॉन्ट्राडिक्शंस और मिसिंग क्वेश्चंस। जी हाँ, पूरे देश अब सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है कि आखिर त्रिशा शर्मा को हुआ क्या था। चलिए बात करते हैं त्रिशा शर्मा केस की। जी हाँ, नोएडा की रहने वाली त्रिशा शर्मा एमबीए ग्रेजुएट थी, मॉडलिंग बैकग्राउंड से थी, मिस पुणे थी, अपनी जिंदगी के सपनों के साथ आगे बढ़ रही थी। और फिर एक डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात भोपाल के क्रिमिनल लॉयर सम्राट सामर्थ सिंह से हुई, जहां दोस्ती, प्यार और परिवारों की मुलाकात, और फिर दिसंबर 2025 में शादी के वीडियो में हल्दी, मेहंदी, हंसी खुशी और सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्मी कहानी चल रही हो। लेकिन कई बार सबसे खूबसूरत तस्वीरों के पीछे सबसे डरावना सच छुपा रहता है। और शादी के बाद त्रिशा जब भोपाल चली जाती हैं और यहीं से कहानी धीरे धीरे बदलना शुरू होती है। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन परिवारों के आरोप के मुताबिक सब कुछ उस समय रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा जब एयरपोर्ट का हादसा हुआ। एयरपोर्ट का हादसा ऐसा था जहां जो सामर्थ जो है त्रिशा को, वहां उसने बुकिंग को लेके उस त्रिशा को थप्पड़ मारा, सार्वजनिक जगह पर उसको धक्का दिया। वहीं पर हनीमून ट्रिप पर सामर्थ का जो असली चेहरा था, जो लविंग हस्बैंड का चेहरा था, उससे हटके जो रियल चेहरा उसको निकला, वो एक भयानक चेहरा था। वो एक नशेड़ी का चेहरा था, एक ड्रग्स लेते हुए नशेड़ी का चेहरा था, जो सिर्फ ड्रग्स ले रहा है, नशे में कर रहा है। त्रिशा ये देखकर हिल गई। और फिर जो नशा और ड्रग्स के बारे में जब कुछ त्रिशा को पता चला, उसके बारे में उसने बहस करी, उस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करी, और वहीं से आर्ग्यूमेंट शुरू हुए और जो सामर्थ का जो बिहेवियर था वहां से बदल गया। इस बात की शिकायत त्रिशा ने अपने ससुराल वालों को कही कि सामर्थ जो है वो नशा करता है, इसको सुधारो, इसको समझाओ। लेकिन वहां पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। शायद अगर कोई एक्शन लिया होता तो त्रिशा आज हम सभी लोगों के साथ आज दुनिया में रह रही होती। जब इसका जिक्र परिवार द्वारा किया गया तो परिवार का आरोप है कि त्रिशा धीरे धीरे मानसिक दबाव में आने लगी, और वहीं दूसरी ओर आरोपियों का पक्ष में इन आरोपों से असहमति जताता रहा। यानी शुरुआत से कहानी दो संस्करणों में चलती रही। पहला सच जो छुप रहा था और दूसरा जो सच सामने आ रहा था। मामला सबसे ज्यादा चर्चा किन चीजों की रही? व्हाट्सएप मैसेजेस, फोन कॉल और परिवार को भेजी गई बातें। रिपोर्ट्स के मुताबिक त्रिशा ने अपनी मां से कहा कि मुझे यहां से ले जाओ, मैं खुश नहीं हूं, मैं टूट रही हूं। अब यह सवाल है कि अगर कोई लड़की शादी के कुछ महीनों बाद ही ऐसा कहने लगे तो क्या सिर्फ उसे एडजस्ट करने की सलाह देना चाहिए या उसकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए? यही से मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, एक पूरे समाज का सवाल बन जाता है। जी हाँ, फिर इस केस को पहले आगे बढ़ाते हैं, आगे फिर उसके बाद सवाल और खड़े करेंगे कि सबसे पहले ये केस आगे क्यों बढ़ा, क्यों त्रिशा की मौत हुई। त्रिशा को पता चला उसको अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई, लेकिन त्रिशा नहीं चाहती थी कि एक नशेड़ी का बच्चा जो जन्म से पहले ही उसके खून में नशे की गंदगी आ जाए, वो उस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। रिपोर्ट्स के अनुसार जब त्रिशा गर्भवती थी तो परिवार ने, जो सामर्थ का परिवार है, गिरवाला सिंह ने उन पर बहुत मानसिक दबाव बनाया, लेकिन त्रिशा नहीं चाहती थी उस बच्चे को जन्म देना। और इसी मेंटल प्रेशर में आके त्रिशा जो है मेंटली कोलैप्स कर गई। तीसरी तरफ रिश्तों का तनाव और चौथी तरफ लगातार मानसिक दबाव, ये सब मिलकर त्रिशा को सच में अंदर से तोड़ दिया। ये कहानी कुछ और थी। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज भी सीबीआई जांच एजेंसियां और भी हैं वो सब तलाश रही हैं। मौत के बाद इंसान की सफाई नहीं दे सकता, ये बिल्कुल सही है, और ये बात त्रिशा के केस में सामने नजर आई। त्रिशा के ससुराल पक्ष ने त्रिशा को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब त्रिशा का भाई ने फोन पे जब पूछा कि आखिर ऐसी क्या समस्या थी, क्यों उस पर मानसिक दबाव बनाए जा रहे हैं, तो गिरवाला सिंह ने उसको वैश्या बोलकर अपमानित किया, उसको बताया कि मेंटल पेशेंट है। उसके जो मेडिसिन के जो प्रिस्क्रिप्शन दिखाए गए हैं, जो सोशल मीडिया पर प्रिस्क्रिप्शन दिख रहे हैं, वो दिखाए जा रहे हैं कि, और उनका बिहेवियर इश्यू दिखाया जा रहा है कि पूरी तरीके से मानसिक तौर पर अनस्टेबल थी। और ये भी कहा जा रहा है कि त्रिशा ड्रग्स लेती थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन दावों के पीछे कोई पुख्ता सबूत है या फिर सिर्फ आरोपी हैं? त्रिशा के परिवार का आरोप है कि मृत लड़की की छवि खराब करके असली सवालों का ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है, और वहीं दूसरी ओर आरोपी पक्ष का कहना है कि उनके खिलाफ एक तरफा माहौल बनाया गया है। यानी दावे दोनों तरफ है, लेकिन सच अभी जांच के दायरे में है।
त्रिशा एक 12 मई 2026 जिस दिन ये हादसे को अंजाम दिया गया, त्रिशा इस दुनिया को छोड़ के चली गई, वो दिन था। उस दिन त्रिशा सुबह ब्यूटी पार्लर जाती है, उससे पहले अपने घर पे बात होती है, भाई आता है, मिलिट्री में था उनका भाई, घर आता है, उनको बुलाता है कि तुम घर आ जाओ। तो त्रिशा बहुत खुश थी और त्रिशा ब्यूटी पार्लर जाके अपने तैयार होने गई। सीसीटीवी में ये इस बात का प्रूफ है वो कितनी काम नजर आ रही है। परिवार से बातचीत हुई, फिर अचानक कुछ समय बाद खबर आती है कि त्रिशा अब नहीं रही और यही सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे पहले अस्पताल पहुंचने में देरी क्यों की गई, क्राइम सीन तुरंत सील क्यों नहीं किया गया, सीसीटीवी के सभी हिस्से सामने क्यों नहीं आए, एफआईआर में देरी क्यों हुई, आखिर सीबीआई को जांच क्यों लेनी पड़ी। अब खुद समझिए कि एक रिटायर्ड जज जिसने पूरी जिंदगी कानून को अपनी आंखों के सामने पूरे जीवन से जिया है, एक क्रिमिनल लॉयर जो उसका खुद बेटा है सामर्थ सिंह, क्या इन सभी प्रोटोकॉल्स को नहीं जानता था? क्या उसको अपनी पत्नी की कोई चिंता नहीं थी? उनको चिंता ये थी गिरबाला सिंह को कि उनके बेटे पर कोई आंच नहीं आ जाए। हादसे के तुरंत बाद वो सबसे पहले जो सिविल कोर्ट है वहां गई, वहां से एंटीसिपेटरी बेल ली जिससे कि उनकी गिरफ्तारी या उनके परिवार के किसी भी परिजन की गिरफ्तारी ना हो। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उनको तुरंत गिरफ्तारी का डर लग गया? उनको इस बात का दुख नहीं था कि मेरी बहू अभी कुछ दिन भी नहीं हुए मरे हुए कि वो इस हादसे से मर चुकी हैं। उनको इस बात की चिंता सताने लगी कि मैं और मेरा पुत्र जो है, पुत्र सो कॉल्ड कपूत, वो गिरफ्तार ना हो जाए। अगर इतना, और फिर इस मामले में बिल्कुल ढील दी गई, पोस्टमार्टम नॉर्मल दिखाया गया, उसमें कुछ नहीं निकला, जांच में कुछ नहीं दिया गया, और तो और जो कथित तौर पर जांच में बेल्ट निकली जिससे त्रिशा को फांसी लगाई गई थी, उस बेल्ट को भी सामने एज अ प्रूफ नहीं दिखाया गया। तो मामला अगर इतना ही सीधा था तो दूसरा पोस्टमार्टम कोर्ट ने क्यों करवाया? और यही सवाल पूरे देश में पूछा गया कि परिवार का कहना था कि बॉडी पर कई चोटों के निशान थे और पोस्टमार्टम में मल्टीपल इंजरीज का जिक्र सामने आया था। गर्दन पर निशानों को मिलने से लेकर कई सवालों के परिवार का कहना था हमें पूरी सच्चाई चाहिए। पहले अनुरोध तो खारिज हुआ और फिर यह मामला हाई कोर्ट से पहुंचा, जहां एम्स की एक विशेषज्ञ टीम द्वारा दोबारा जांच की अनुमति दी गई। यानी देश की सबसे बड़ी मेडिकल संस्थानों में से एक इस मामले की जांच करनी पड़ी और अब सभी की नजर में फाइनल फोरेंसिक फाइंडिंग पर है। जैसे ही जांच आएंगी वो फाइंडिंग्स भी जनता को बता दी जाएंगी। अब गिरबाला सिंह और उसकी गिरफ्तारी इस केस का सबसे चर्चित हिस्सा है और वो ऐसे है। गिरबाला सिंह सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि एक रिटायर्ड जज हैं, वो त्रिशा शर्मा की सास हैं। मौत के कुछ समय बाद उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल हासिल कर ली, जो कि उनके लिए बहुत ही आम बात थी। मौत के तुरंत बाद 45 लोगों से लगातार एक जज की बात हो रही है। यहां तक कि कैमरामैन जो इंस्टॉलेशन करते हैं, सीसीटीवी कैमरा जो इंस्टॉल करते हैं, उनसे भी बात की गई और कहा जा रहा है ये सब जो है बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं। अब एक चीज मेरे को नहीं समझ में आती कि घर में इतना किसी समय है, एक काम करने वाला जो घर में और सीसीटीवी कैमरा जो है इंस्टॉल करने वाला है, वो किसी की बहू खत्म हो जाती है और वो लोग उनको कॉल करते हैं कि हमें बड़ा अफसोस हुआ कि आपकी बहू खत्म हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ कथित तौर पर जनता को और त्रिशा के केस को कमजोर बनाने के लिए बात कही गई है, ऐसा रिपोर्ट्स में, ऐसा जो मीडिया चर्चा चल रही है उसमें क्लियरली कहा गया है। साथ ही साथ जब मामला जो हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने सबसे पहले गिरबाला सिंह की जो एंटीसिपेटरी बेल है उसको कैंसिल किया। उसका कारण यह था कि गिरबाला सिंह जब भी सीबीआई जो है उनसे सवाल जवाब करने जाती थी तो एंटीसिपेटरी बेल सामने दिखा के उनको भगा देती थी। उनसे कहती थी कि आप पहले कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए, उसके बाद मेरे पास आइए, मैं आंसर दूंगी। और इसी बात से परेशान होकर 4 दिन तक सीबीआई वहां पर उनके घर के द्वारा आना जाना लगा रहा और 4 दिन तक परेशान हुआ। 5वें दिन जब एंटीसिपेटरी बेल जब हाईकोर्ट ने रद्द कर दी तो बिना समय गवाए जो सीबीआई है तुरंत उनके घर पहुंची और काफी समय बाद सवालों से करने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। तो सोचिए कि एक जज एक कितना इन्फ्लुएंस रखती थी कि उसे सब कुछ उससे पता था कि ये होना है, नेक्स्ट स्टेप ये होना है। उसने सारे के सारे इन्फ्लुएंसिंग लोगों से अपने कनेक्शंस को यूज करके इस केस से निकलने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन अब सीबीआई जब जांच कर रही है, आज भी कई सवाल बाकी हैं। मौत की असली वजह क्या थी, चोट कैसे लगी, क्या सभी सबूत सुरक्षित रखे गए हैं, क्या किसी जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, क्या त्रिशा की शिकायतों का गंभीरता से लिया गया था, क्या यह सुसाइड था, और या कहानी इससे भी ज्यादा जटिल है। आज का सोशल मीडिया किसी भी केस को राष्ट्रीय मुद्दा बना देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन खतरा यह भी है कि कुछ लोग बिना जांच पूरे हुए फैसला भी सुना देते हैं और कुछ लोग पीड़ितों पर ही सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन कानून कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, अर्थात अंतिम फैसला अदालत ही करेगी कि कौन मुलजिम है और कौन आरोपी। याद रखिए कि बेटी सिर्फ किसी परिवार की नहीं होती, बेटी ना किसी धर्म की होती, ना किसी जाति की होती है। बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे वो ऊंची जाति की हो, चाहे दलित समाज से हो, या गरीब की हो, अमीर की हो, उसकी जान की कीमत
बराबर होती है और उसके आंसू और रंग भी एक जैसा होता है, उसका दर्द की आवाज भी एक होती है। और अगर आज हम किसी और बेटी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कल जब न्याय हमारे घर तक पहुंचेगा तो शायद हमारे लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आज एक कसम लो कि ना अन्याय सहेंगे, ना अन्याय होने देंगे, क्योंकि आज किसी और की बेटी है तो कल आपकी प्यारी है। और उस दिन जाति नहीं, धर्म नहीं, राजनीति नहीं, सिर्फ इंसानियत काम आएगी। अगर आपकी बेटी, आपकी बहन, आपका कोई दोस्त रोज फोन करके कहे कि वो खुश नहीं है, तो क्या आप उसे थोड़ा एडजस्ट करने को कहोगे या उसे घर वापस लेके आओगे? आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, मैं कमेंट में जरूर जानना चाहूंगा। कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ें ताकि ऐसे ही बेबाक, दमदार और सच सामने लाने वीडियोस मैं लगातार आप तक पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। मैं हूं फिल्मी आनंद। जल्द ही फिर मिलूंगा कुछ ऐसे तथ्य दिलो दिमाग को चुटकुले देने वाली जानकारियों के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।